तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। इन्फिनिट एफिनिटी सिस्टम के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड का शुरुआत भी वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बायमो 10,000 इमोर्टल सेट के प्राइज डिसेबल जू को हॉस्टेज बना लेता है और फिर बाकी सारे डिसेबलों को अपने हथियार डालकर उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलता है। वो सभी इसके लिए मान जाता है, लेकिन बायमो से एक प्रॉमिस लेता है कि बायमो उन सभी को यहाँ से सही सलामत जाने देगा, लेकिन सरेंडर करने के बाद बायमो जू को छोड़कर सभी को मरवा देता है। जिस बात से जू काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, नहीं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकती है, और फिर गुस्से से बायमो को बोलती है, कमीने आखिरकार तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। बायमो बोलता है, प्रॉमिस तोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं बायमो कभी भी किसी से जेंटलमैन नहीं रहा, कम से कम तुम तीनों होली लैंड का सामना करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। जिस वक्त से तुम लोगों ने हमारे शेंगजुआन सेट के डिसेबलों को बेरहमी से मारना शुरू किया, उसी वक्त से हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जू बोलती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगा। 10,000 इमोर्टल सेट तुम्हारे शेंगजुआन सेट को इस दुनिया से पूरी तरीके से मिटा देगा। बायमो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, इससे पहले तुम भी उन लोगों के साथ नरक में जाओ। तभी जू चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। बायमो बोलता है, तुम्हारे जिंदा रहने का इच्छा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और फिर उसे पीछे की ओर धकेलते हुए बोलता है, चलो बको, आखिरकार वो सीक्रेट क्या है। वो हिचकिचाने लगती है तो बायमो गुस्से से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जू बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये सीक्रेट तुम्हें ही बताऊंगी। बायमो उसके करीब जाकर बोलती है, चलो बताओ, अगर तुमने मुझे झूठ बोलने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा। वो बायमो के कानों में वो सीक्रेट बता देती है, लेकिन बताते हुए वो थोड़ा शर्मा भी रही थी। आप ये सीक्रेट क्या है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन बायमो ये सुनकर बोलता है, क्या सच में। वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, बात बस इतनी है कि मुझे अभी भी कुछ समय चाहिए। बायमो बोलता है, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जा सकते हो। जू चौंकते हुए बोलती है, क्या सच में। बायमो बोलता है, हाँ बिल्कुल, बस एक छोटी सी शर्त पर, तुम्हें बस हेवन के कसम खाकर मुझे मास्टर मानना होगा, और ये भी कि तुम मेरे बातों को मानने के लिए इनकार नहीं करोगे। वो बोलती है, नहीं, मैं मैजेस्टिक 10,000 होली लैंड का एक डिसेबल हूँ। तभी बायमो उसको धमकाते हुए बोलता है, बेहतर होगा कि कुछ भी बोलने से पहले तुम थोड़ा सोचो। वो कुछ भी नहीं बोलती है तो बायमो उसे जल्दी करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो हेवन के कसम खाकर बायमो को अपने मास्टर के तौर पर मान लेता है, और ये भी कि वो बायमो के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इसके वजह से आसमान में एक हेवनली पावर एक्टिवेट होकर उसके सर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद बायमो बोलता है, ठीक है, अब ये पूरा हुआ, तुम अब जा सकते हो, हमारा जल्दी दोबारा मुलाकात होगा। वो भी गुस्सा करते हुए यहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद बाकी सभी 10,000 इमोर्टल सेट के डिसेबलों को हराने के लिए खुशियां मनाने लगता है। बायमो उन सभी को वहाँ पर मौजूद सभी स्पिरिट ग्रास को कलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो वो सभी उसे कलेक्ट करने लग जाता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि पीले बालों वाला डिसेबल बायमो को बोलता है, हमने टोटल 700 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल हार्प को इकट्ठा किया है, और ये पहली बार है जब मैंने एक साथ इतने सारे स्पिरिचुअल हार्प को देखा। बायमो बोलता है, उन सभी को बराबर बांट दो। पीले बालों वाला डिसेबल बोलता है, बराबर बांट दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बायमो, तुमने यहाँ पर हमसे ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए तुम्हारे साथ इसे बराबर बांटना बिल्कुल भी गलत है। दूसरा एक और बंदा भी बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर बायमो ना होता तो फिर हम इन हार्प को हासिल करना तो दूर की बात, अब तक शायद से हम सभी मर चुके होते। मेरा सुझाव तो ये है कि तुम इनमें से अकेले ही आधा हिस्सा ले लो, वैंग टैंग इनमें से 100 ले लेगा, और बाकी सब हम आपस में बराबर बांट लेंगे। सभी बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम इसके लिए एग्री हैं। अगर हम इस तरह से भी आपस में बांट लेते हैं तो फिर हम में से हर एक को कम से कम 50-50 हार्प मिलेगा, जो कि हमारे शेंगजुआन सेट के अगले 10 सालों के रिसोर्सेस के बराबर होगा। इसके बाद इसी तरीके से वो सभी जड़ी बूटियों को आपस में बांट लेता है, और फिर कुछ देर के बाद
वो लोग बायमो को अपने साथ वापस जाने के लिए बोलता है क्योंकि उन लोगों ने अब तक जितना कुछ भी हासिल किया ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है और बायमो को सुझाव देता है कि वो आगे और रिस्क ना ले। लेकिन बायमो उन लोगों को बोलता है जोखिम चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी लोग वापस जाओ, मैं किलिन डिवाइन ब्रिज के लिए आगे बढ़ना जारी रखूंगा। जिसे सुनने के बाद वो सभी बायमो और वैंग टैंग को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर चला जाता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एल्डर शुई एल्डर शान को बोलता है बहुत दिनों से कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। तभी दोनों होली लैंड के एल्डर बोलता है और क्या हो सकता है, कोई भी हलचल नहीं, इसका मतलब ये है कि शेंगजुआन सेठ के सभी डिसाइबल मारे जा चुके हैं। और तभी वो तीनों डिसाइबल बाहर आ जाता है जो कि जड़ी बूटी को लेकर निकल गया था। वो तीनों ही बाहर आते हुए बोलता है हम बाहर आ गए और वो भी जिंदा। एल्डर शान उन्हें देखकर खुश होते हुए बोलता है ये तो हमारे शेंगजुआन सेठ के डिसाइबल हैं। एल्डर शुई उन्हें अपने तरफ बुलाते हुए उनसे पूछता है इधर आओ और हमें बताओ कि आखिरकार अंदर क्या हुआ है। 10,000 इमॉर्टल सेठ का एल्डर दूसरे एल्डर से बोलता है अजूरे ड्रैगन होली लैंड का एल्डर क्या आप मुझसे बेट लगाना चाहेंगे। वो पूछता है आखिर किस तरह के बेट। इमॉर्टल होली लैंड का एल्डर बोलता है हम इन शेंगजुआन सेठ के डिसाइबलों पर बेट लगाएंगे कि आखिरकार ये लोग किसके हाथों ज्यादा मरे, 10,000 इमॉर्टल सेठ के डिसाइबलों के हाथों या फिर अजूरे ड्रैगन होली लैंड के डिसाइबलों के हाथों। बताइए आप क्या कहते हैं। अजूरे ड्रैगन होली लैंड का एल्डर बोलता है चलो शर्त लगाया, मेरे अजूरे ड्रैगन होली लैंड के तरफ से वहाँ पर यांग टियान कुई है और हो ना हो उसी ने सबसे ज्यादा डिसाइबलों को मारा है। 10,000 इमॉर्टल होली लैंड का एल्डर बोलता है तो फिर ठीक है, जो भी हारेगा वो हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब देगा। दूसरा एल्डर भी इसके लिए तैयार हो जाता है जिसके बाद हमें इन तीनों डिसाइबलों को दिखाया जाता है जो कि उन्हें बताता है एल्डर हमने अजूरे ड्रैगन होली लैंड और 10,000 इमॉर्टल सेठ के डिसाइबलों से मिले। एल्डर शान और शुई चौंकते हुए बोलता है क्या एक साथ दोनों होली लैंड से मुलाकात हुई, इसका मतलब तब तो फिर हालत बहुत ही खराब हुआ होगा। ये सुनते ही एल्डर शु तुरंत ही आगे आते हुए बोलता है क्या सिर्फ तुम तीनों ही बचकर बाहर आ पाए, आखिरकार बायमो के बारे में क्या। तभी अजूरे ड्रैगन होली लैंड का एल्डर हंसते हुए बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था। अब जल्दी बताओ कि 10,000 इमॉर्टल सेट के लोगों ने ज्यादा मारा या फिर अजूरे ड्रैगन होली सेट के लोगों ने। पहले इस बंदे का बाल पीला था लेकिन क्योंकि अब इसका कलर चेंज हो चुका है तो हम इसे फैटी कहते हैं। तो फैटी बताता है अगर लोगों के नंबरों के अंदाजे से हिसाब किया जाए तो फिर 10,000 इमॉर्टल होली लैंड सबसे आगे हैं। ये सुनते ही इमॉर्टल सेठ का एल्डर बोलता है अजूरे ड्रैगन होली लैंड का एल्डर ये ओल्ड मैन बेट जीत गया। तभी फैटी आगे हंसते हुए बोलता है आखिरकार 10,000 इमॉर्टल होली लैंड का डिसाइबल कचरा है, मैंने तो अकेले ही उनमें से दर्जनों को मार डाला। ये सुनते ही उन दोनों एल्डरों को एक जोरदार झटका लगता है। एल्डर शान और शुई भी हैरानी के साथ पूछता है तुमने क्या कहा, तुमने 10,000 इमॉर्टल होली लैंड के लोगों को मार डाला, पूरी बात खोलकर बताओ, आखिरकार अंदर हुआ क्या है। तभी इमॉर्टल होली लैंड का एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है ये बकवास है, अपने इस कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम मेरे 10,000 इमॉर्टल होली लैंड के 1 दर्जन डिसाइबलों को कैसे मार सकते हो। तभी फैटी हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ 1 दर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कम से कम 50 डिसाइबल थे। जूनियर ब्रदर बायमो ने 10,000 इमॉर्टल होली लैंड के सभी डिसाइबलों को घुटने टेक कर अपने आप को सरेंडर करने में मजबूर कर दिया और हम सभी ने उनका सर काट दिया। इमॉर्टल होली लैंड का एल्डर बोलता है नामुमकिन, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बकवास है, तुम जरूर से खुद से बातें बनाकर हमें बता रहे हो, ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब फिर से इसका बालों का कलर पीला हो क्या है। वो बोलता है अजूरे ड्रैगन होली लैंड का एल्डर क्या आप भी मेरे बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, आपके अजूरे ड्रैगन होली लैंड के जीनियस यांग टियांग कुओ का सर जूनियर ब्रदर बायमो ने अपने हाथों से काटा और बाकी के अजूरे ड्रैगन होली लैंड के डिसेबलों का भी सर काट दिया गया। फिर वो एल्डर शी को बोलता है एल्डर
शी, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। अब बाइमो और वैंग टैंग डिवाइन ब्रीज के लिए फाइट करेगा। ये सुनकर एल्डर शी खुश होते हुए बोलता है बहुत अच्छे, सच में ये बहुत ही अच्छी बात है। एल्डर शुई बोलता है बाइमो मेरे शेंगजुआन सेट के आउटस्टैंडिंग डिसेबल होने के काबिल है, मैंने उसे बिल्कुल सही पहचाना था। इमोर्टल होललैंड का एल्डर बोलता है आखिरकार तुमने जो कहा उसे कौन साबित कर सकता है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और मैं कभी यकीन करूंगा भी नहीं। अजूरे ड्रैगन होललैंड का एल्डर भी बोलता है कि मुझे भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और तभी वहाँ पर गेट से घायल हालत में जूक्यू बाहर आती हैं, जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाता है। अजूरे ड्रैगन होललैंड का एल्डर बोलता है अब जबकि इमोर्टल होललैंड का डिसेबल बाहर आ चुका है तो अब तुम लोगों का सारा झूठ सामने आ जाएगा। एल्डर शी, ये पता होने के बावजूद कि तुम्हारे शेंगजुआन सेट के डिसेबल कैसे हैं, फिर भी तुम बकवास कर रहे थे, क्या सच है और क्या झूठ, अब ध्यान से सुनो। जू रोते हुए बोलती है मास्टर सभी मारे गए, 10,000 इमोर्टल सेट के सभी डिसेबल मारे गए सिवाय मुझे छोड़कर। ये सुनते ही फिर से दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अजूरी ड्रैगन होललैंड का एल्डर आगे आते हुए बोलता है मेरे अजूरी ड्रैगन होललैंड के डिसेबलों के बारे में क्या। वो बोलती हैं जब मैं बाहर आ रही थी तब मैंने देखा कि अजूरी ड्रैगन होललैंड के सभी डिसेबल मरे हुए हैं, वहाँ पर यांग त्यांग वो भी शामिल था। ये सुनते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो बोलता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है मेरे डिसेबल, ये नामुमकिन है। एल्डर शी हंसते हुए उन दोनों एल्डरों को बोलता है तुम दोनों मेरे शेंगजुआन सेट के डिसेबलों के बारे में कुछ कह रहे थे, अब क्या हुआ, क्या तुम दोनों के पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। जू बोलती है शेंगजुआन सेट ने एक ऐसे डिसेबल को पैदा किया है जिसका नाम बाइमो है, वो बहुत ही ज्यादा जीनियस है, उसे 10,000 इमोर्टल होललैंड के रैंकिंग लिस्ट में टॉप 10 का रैंक भी दिया जा सकता है। दूर से चैनमेनर ये सब कुछ सुन रही थी और बाइमो के बारे में ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। अजूरे ड्रैगन होललैंड का एल्डर जू से पूछता है हमारे तीनों होललैंड के इलाइट डिसेबलों को अंदर भेजा गया है, क्या तुम्हें लगता है कि फिर भी ये बाइमो किलिंग डिवाइन ब्रीज को हासिल कर लेगा। तभी केओस होललैंड का एल्डर बोलता है अब दोनों एल्डरों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे केओस होललैंड का डिसेबल चैन जुआनबा अभी भी अंदर है, ये बाइमो चैन जुआनबा के हाथों जरूर से मारा जाएगा। दोनों एल्डर बोलता है हाँ चैन जुआनबा सचमुच बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम चाहते हैं कि चैन जुआनबा उस बाइमो के बॉडी को हजारों टुकड़े कर दे ताकि हमारे दिल में जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें सिक्रेटरियलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्रिज जैसा कुछ होता है और उसके बीच में एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि एक बोन था। वहीं पर हमें चैन जुआनबा और उसके साथ कुछ डिसेबलों को दिखाया जाता है जिनमें से एक डिसेबल बोलता है सीनियर ब्रदर चेन मैं आगे जाकर चेक करके आता हूँ। ये बोलकर जब वो बंदा उस ब्रिज के ऊपर चढ़ता है तब उसका बॉडी पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है, वो एकदम डिसिपेयर ही हो जाता है, उसका राग भी नहीं बचता, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाता है। चैन जुआनबा बोलता है हम इस तरीके से आगे नहीं जा सकते, अगर हमें उस ब्रिज से गुजरना है तो फिर हमें सबसे पहले इस स्टोन टैबलेट को समझना होगा। एक बंदा बोलता है लेकिन हम यहाँ पर आधे घंटे से हैं और हम इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा बंदा बोलता है ये किलिंग सुप्रीम का सुप्रीम यूनिक नॉलेज है, इसे थोड़े समय के अंदर समझना बिल्कुल भी नामुमकिन है, मैं वहाँ पर उड़ कर जाने की कोशिश करता हूँ। ये बोलकर वो एक छलांग लगा देता है लेकिन तभी पानी के अंदर से एक मगरमच्छ आकर उसे एक ही बार में पूरा ही निकल जाता है। ये देखकर तो वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। चैन जुआनबा बोलता है ये तो कम से कम जुआनगोंग रियलम का बीस्ट है, वहाँ सीधे उड़कर जाना भी नामुमकिन है। दूसरा बंदा पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम स्टोन टैबलेट को समझ नहीं सकते और हम वहाँ पर उड़कर भी नहीं जा सकते। चैन जुआनबा बोलता है एक और तरीका है,
इस फ्यूरियस बीस्ट का नाम क्रोकोडाइल जियाओ है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसकी एक आदत है, अगर इसका पेट भर जाए तो फिर ये कुछ समय के लिए गहरी नींद में चला जाता है। दूसरा बंदा हैरानी के साथ बोलता है, क्या इसका मतलब हमें इस मगरमच्छ को खिलाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढना होगा। तीसरा बंदा खुश होते हुए बोलता है, शायद से शेंगजुआन सेठ के कुछ डिसाइबल अभी भी जिंदा हैं। कुछ देर पहले सीनियर ब्रदर काई से खबर आया था, जब वो किलिंग पिल को ढूंढ रहे थे तब उन्होंने शेंगजुआन सेठ के कुछ डिसाइबलों को देखा था। चैनजुआन बा बोलता है, तुरंत ही काई को खबर भेजो कि वो शेंगजुआन सेठ के सभी डिसाइबलों को जिंदा पकड़ ले, उन्हें मारने के लिए मना करो। हमें लान को दिखाया जाता है जो कि काई के सामने होता है और वो अपने लोगों को बोलता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर केओस होली लैंड के सिर्फ 4 या 5 लोग ही हैं। हम लोग यहाँ पर 20 से भी ज्यादा लोग हैं, हम जरूर से उन्हें हरा देंगे, जिसके बाद वहाँ के किलिंग पिल हमारा हो जाएगा। सभी लोग बोलता है, बिल्कुल सीनियर ब्रदर लान के होते हुए हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काई बोलता है, मुझे नहीं पता है कि इन नौसिखों के पास इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है, ये लोग हमें लूटने के बारे में सोच रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है, ब्रदर काई, सीनियर ब्रदर चैनजुआन बा चाहते हैं कि ये सभी जिंदा रहे, ये लोग उनके बहुत ही काम में आने वाला है। काई बोलता है, क्या मुसीबत है, ठीक है सभी को हल्के से मारना ताकि ये लोग मारे ना जाए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों ने लान और बाकी सभी को मार कर रस्सी से बांध दिया होता है। जिसके बाद इस जगह से सीन चेंज होकर हमें बाइमो और वैंग टैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बाइमो वैंग टैंग से पूछता है, जूनियर ब्रदर तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। वैंग टैंग बोलता है, मुझे इस बार में कोई भी बात नहीं करना है, मैं तुम्हें कोई भी ट्रिक करने का मौका नहीं दूंगा। बाइमो थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, बात तुम्हारा आईक्यू तो इम्प्रूव हो गया, चलो अब आगे चलकर देखते हैं। ये बोलकर वो लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ता ही है, तभी वो लोग अपने सामने लान और बाकी सभी को बंधा हुआ देखता है और केओस होली लैंड के डिसेबल उन्हें एक एक करके उस पूल में गिराते हुए उस मगरमच्छ को खिला रहा था। काई बोलता है, ये बंदा तो सच में बहुत ही खा सकता है, शेंगजुआन सेठ के ये कमजोर मुर्गियां इसके पेट भरने के लिए काफी नहीं है। और तभी उसका नजर सामने बाइमो और वैंग टैंग के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो पूछता है, आखिरकार ये लोग कहाँ से आए। शेंगजुआन सेठ के डिसेबल उन्हें देखकर हैरान होते हुए बोलता है, ये तो बाइमो और वैंग टैंग हैं, ये अभी भी जिंदा हैं, अब तो हम सब पक्का मरने वाले हैं, कोई भी नहीं बचेगा। वैंग टैंग बोलता है, कुछ देर पहले इन लोगों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब ये लोग खुद यहाँ पर पकड़े गए। हालांकि हम एक ही सेट से हैं, लेकिन मैं इन्हें अपने आंखों से देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तभी काई बोलता है, जाओ और इन दोनों शेंगजुआन सेठ के मछलियों को भी पकड़ लो जो हमारे जाल से फिसल गया था। दो बंदे वैंग टैंग और बाइमो की तरफ आते हुए बोलता है, लड़के रेजिस्ट बिल्कुल भी मत करना। लेकिन तभी बाइमो और वैंग टैंग उन दोनों को एक एक अटैक करके एक ही अटैक में मार देता है। चैनजुआन बा हैरानी के साथ बोलता है, इनके पास कुछ तो एबिलिटी है जिसके वजह से ये अब तक जिंदा हैं। लान काई को बोलता है, ब्रदर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काई बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है तो फिर तुम कह सकते हो। लान बोलता है, मैं सभी सीनियर ब्रदर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे जान बख्श दे। ये सुनते ही काई उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास अब भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे सौदा कर सको। बताओ आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसके बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। लान घबराते हुए बोलता है, मैं बताता हूँ, दरअसल उस लड़के का नाम बाइमो है और उसके पास डिवाइन स्पीड ग्रास है, आप उसे पकड़ सकते हैं। और मन में बोलता है, बाइमो मुझे ब्लेम मत करना, वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो, मरने से पहले बेहतर होगा कि तुम मेरे जिंदा रहने के काम में आओ। इधर काई खुश होते हुए बोलता है, डिवाइन स्पीड ग्रास ये सच में एक अच्छी चीज है, मुझे ये चाहिए। इधर लान उन सभी के आगे झुकते हुए अपना जान बख्श देने के लिए बोल रहा होता है और बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ये सब देखकर वैंग टैंग उसे बेशर्म कहने लगता है। काई बाइमो को उसे स्पीड ग्रास देने के लिए बोलता है और लान को बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन पहले इन दोनों को पीटने के बाद मैं तुम्हारे जान को बख्शने के बारे में सोचूंगा।
बायमो को अपने तरफ आते हुए देखकर काय खुश होते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे समझदार इंसान मुझे बहुत ही पसंद है। चलो अब जल्द से जल्द वो स्पिरिट ग्रास मुझे दे दो। लान भी ये सब कुछ देखकर मुस्कुराते हुए बायमो को कायर बोलता है और तभी बायमो काय के पास जाकर उसके उंगली को पकड़ते हुए उसे तोड़ देता है, जिसके वजह से काय बहुत ही ज्यादा गुस्से से बायमो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन बायमो उसके हाथ को पकड़कर सीधा ही उस पॉन्ड के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर काय बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चैन से अपने आप को बचाने के लिए मदद मांगने लगता है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसे एक ही झपट्टे में निकल जाता है, जिसे देखकर चैन के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी बहुत ही हैरान होता है। फिर चैन बायमो को धमकी देने लगता है कि क्या तुम ये सब करने के अंजाम को जानते हो, जिस पर बायमो बोलता है, तुम कितना बकवास करते हो, चलो आ जाओ। चैन बोलता है, बहुत बढ़िया, तो फिर मैं तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। तभी लान चैन को बताता है, ब्रदर ये बायमो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, हम और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए उसको पकड़ने में मदद कर सकता हूँ। चैन बोलता है, बाहर में जाओ, मैं अकेले ही उसके हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और चैन के लोग बोलता है, ये बच्चा कितना पागल है, वो ब्रदर चैन के अटैक का सामना करने के लिए जा रहा है, क्या उसे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि एक ही मुक्के खाकर उसके हड्डी पसली का कचुम्बर न बन जाए। इसके बाद उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है, जिसके वजह से चैन के हाथ के हड्डी टूट जाता है और इस चीज को देखकर चैन और बाकी के सभी बहुत ही हैरान हो जाता है। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि बायमो चैन से ज्यादा ताकतवर है। बायमो बोलता है, क्या तुम अभी भी खेलना जारी रखना चाहते हो? चैन हैरानी के साथ बोलता है, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है, सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। और फिर अपनी स्पेशल बॉडी केओस किंग बॉडी के पावर को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वैंग टैंग बोलता है, केयरफुल रहना, केओस किंग बॉडी दुनिया के सभी किंग बॉडी में सबसे पहले रैंक पर है। चैन हंसते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे किंग बॉडी के वजह से मरते हो तो फिर तुम्हें कोई भी अफसोस नहीं होगा। जिस पर बायमो बोलता है, तू कितना बकवास करता है। जिसे सुनते ही चैन गुस्से से बायमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और बायमो भी अपने ट्रू किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उसके सामना करने लगता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराता है तब बायमो थोड़ा पीछे की ओर खिसकता हुआ चला जाता है। चैन उसके तरफ फिर से अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है, ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर तो है, लेकिन ये अभी भी मेरे केओस किंग बॉडी जितना अच्छा नहीं है। और तभी बायमो अपने डिवाइन फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बायमो तुरंत ही उसको एक जोरदार किक मार देता है, जिसके वजह से इस बार वो पीछे की ओर खिसकता हुआ चला जाता है। वो हैरानी के साथ बोलता है, क्या तुम्हारे पास सच में ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी और डिवाइन फिनिक्स बॉडी है, दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडीज? बायमो बोलता है, तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा जीनियस समझते हो है ना, लेकिन ये मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कचरा है। जिसे सुनकर वो गुस्से से बोलता है, तुम मुझे नीचे नजरों से देखने की हिम्मत कर रहे हो, मैं चैन जुआनबा कोई ऐसी चीज नहीं हूँ जिसे तुम नीचे नजरों से देख सकते हो। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बातें करने की? आज तुम यहीं पर मेरे हाथों मरने वाले हो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बायमो ने चैन को हरा दिया होता है, जिसे देखकर सभी हैरानी के साथ बोलता है, क्या सीनियर ब्रदर चैन जुआनबा हार गए? मैं ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ कि शेंग जुआन सेट में कोई ऐसा जीनियस कैसे हो सकता है जो सीनियर ब्रदर चैन जुआनबा से ज्यादा ताकतवर हो। लान हैरानी के साथ बोलता है कि उस किंग बॉडी को सच में बायमो ने हरा दिया। बायमो चैन को बोलता है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चैन बोलता है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, बच्चे अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत समझो, वरना ये तुम्हारा मौत का कारण बन सकता है। ये बोलते हुए वो एक नेट को बायमो के तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर बायमो ट्रैप हो जाता है। उसके बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये तो स्काई नेट है, केओस होली लैंड के एक सीक्रेट ट्रेजर। मुझे उम्मीद नहीं था कि सीनियर ब्रदर चैन जुआनबा के पास ये होगा। इस होली आर्टिफैक्ट के साथ इस बच्चे के लिए आज जिंदा बचना नामुमकिन है। लान खुश होते हुए बोलता है,
बायमो मर जाओ, मेरे लिए मर जाओ, तुम्हारे जैसा नया डिसाइबल मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, तुम्हें मरना ही होगा। चैन बोलता है सब लोग इसे मारने के लिए मेरा साथ दो। जो सुनकर सभी लोग चैन के साथ बायमो को मारने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर बायमो उस चाल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। चैन बोलता है कोशिश मत करो, तुम इस स्काई नेट के अंदर फंसे हुए हो, तुम्हारे लिए यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। बायमो बोलता है क्या सच में, और अपने मास्टर का दिया हुआ शॉट को बाहर निकालने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस नेट को काट देता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बायमो तुरंत ही अपने शॉट को घुमाते हुए उन सभी को अपने से दूर कर देता है, जिसके वजह से कुछ बंदे उड़ता हुआ जाकर उस पूल में गिर जाता है और वो मगरमच्छ उन्हें खा जाता है। लान हैरानी के साथ बोलता है ये इसके पास कैसे आया। चैन बोलता है होली आर्टिफैक्ट, तुम्हारे पास भी एक होली आर्टिफैक्ट है। बायमो बोलता है जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ऑलरेडी है, और जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तुम मेरा कंपेयर अपने साथ कैसे कर सकते हो। आखिरकार तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है अपने आप को सबसे बेहतर समझने की। मेरे कंपेयर में आखिरकार तुम किस तरह के जीनियस हो। ये सब कुछ सुनकर चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बायमो एक बंदे के पास जाते हुए बोलता है तुमने मेरे शेंगजुआन सेट के लोगों को घेर कर मार डाला, अब यही अंजाम तुम्हारे साथ भी होगा। वो बंदा घबराते हुए अपने आप को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन बायमो उसके बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे वहीं पर मार डालता है, जिसके बाद बायमो के उस होलीलैंड के बचे हुए लोगों को भी मार डालता है। चैन घबराते हुए बोलता है तुमने मार डाला, तुमने सच में केओस होलीलैंड के सभी लोगों को मार डाला। बायमो बोलता है तुम भी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी। चैन हंसते हुए बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या सच में तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे। बायमो बोलता है हिम्मत, आखिरकार मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा। चैन बोलता है मैं केओस होलीलैंड का कोर डिसाइबल हूँ, अगर तुम मुझे मार देते हो तो फिर दोनों होलीलैंड के बीच जंग छिड़ जाएगा, जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बायमो बोलता है मैं 10,000 इमॉर्टल होलीलैंड और एजुरे ड्रैगन होलीलैंड के लोगों के मुंह से इस तरह के बातें सुनते सुनते पक चुका हूँ और वो सभी के सभी मेरे हाथों मारे जा चुका है, तो अब तुम भी नर्क में जाओ। ये बोलकर वो चैन को भी जान से मार देता है, जिसके बाद वो लान और बाकी लोगों की तरफ देखता है, जहाँ पर कि लान हंसते हुए बोलता है ब्रदर बाई सच में बहुत ही ताकतवर हैं। बाकी लोग भी बोलता है हाँ बिल्कुल, ब्रदर बाई इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने अकेले ही केओस होलीलैंड के सभी डिसाइबलों को खत्म कर दिया। ब्रदर बाई हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास आंखें हैं लेकिन हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। ये हम ही कुत्ते हैं जो लोगों को अपने से बहुत नीचा समझते हैं। लान बोलता है ब्रदर अगर आप इस बार वापस जाते हैं तो फिर पूरे शेंगजुआन सेट में आप बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और तभी बायमो उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा याददाश्त खराब है और मैं बीती बातें भूल चुका हूँ। लान घबराते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर बाई, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ कि पहले मैंने आपकी मदद नहीं की, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बायमो उसे फिर से एक और थप्पड़ मारते हुए बोलता है मैं बायमो हमेशा बदले के लिए और नाराजगी के लिए बदला लेता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए माफी नाम के वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है। लान बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सीनियर ब्रदर बाई, हम दोनों एक ही सेट के डिसाइबल हैं और सेट के रूल्स के हिसाब से एक डिसाइबल दूसरे डिसाइबल को बिल्कुल भी जान से नहीं मार सकता है। बायमो उसको फिर से एक और थप्पड़ मारते हुए बोलता है अब तुम मुझे सेट के रूल्स बताओगे और अब कह रहे हो कि हम एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, लेकिन तुमने ये सब पहले कैसे किया था। ये बोलते हुए उसके पेट में एक जोरदार लात मार देता है। लान घबराते हुए बायमो से माफी मांगने लगता है, लेकिन बायमो उसके पास जाकर बोलता है मेरे इस आखिरी बात को याद रखना, अपने अगले जीवन में एक अच्छा इंसान बनना। ये बोलकर वो उसे लात मारते हुए उस पूल के तरफ फेंक देता है, जिसके
बाद वो मगरमच्छ आकर उसे तुरंत ही निकल जाता है और इसी के साथ लान का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। बायमो बाकी लोगों की तरफ घूरते हुए बोलता है, बताओ आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा। एक बंदा तुरंत ही घबराते हुए बोलता है, हमने कुछ भी नहीं देखा। तभी दूसरा बंदा बोलता है, नहीं, हमने देखा कि लान सीनियर ब्रदर बाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो खुद ही पूल में गिर गया और मगरमच्छ उसे खा लिया। ये सब कुछ लान की ही गलती था। बायमो बोलता है, इस बात को अच्छे से याद रखना, जब तक तुम इसे याद रखोगे तब तक तुम लोग जिंदा रहोगे। और फिर वैंग टैंग को बोलता है, यही है किलिंग डिवाइन ब्रीज। वैंग टैंग उस स्टोन टेबलेट के पास जाकर बोलता है, इस टेबलेट को शायद से सुप्रीम किलिंग द्वारा छोड़ा गया है। सिर्फ इसके लिखावट को समझने के बाद ही किलिंग डिवाइन ब्रीज के उस पर जाया जा सकता है। मैं इसे समझ सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे समझने की कोशिश करने लगता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो उसे समझने की कोशिश करते करते बहुत ही ज्यादा थक चुका है। वो बोलता है, हालांकि मैं इसके ऊपर दिए गए शब्दों को समझ सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा धीमा है। मुझे एक शब्द समझने में ही बहुत ही ज्यादा समय लगा। अगर इस स्टोन टैबलेट की सारे शब्दों को समझना हो तो फिर बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। बायमो उसके पास आकर बोलता है, जूनियर ब्रदर, ऐसा लगता है कि ये किलिंग डिवाइन ब्रीज मेरा है। वैंग टैंग बोलता है, हालांकि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे समझने के लिए कम से कम 10 साल लगेगा। यही वजह है कि इतने सालों से किलिंग डिवाइन ब्रीज को यहाँ से हटाया नहीं जा सका और तुम भी इसे हटा नहीं सकते। बायमो बोलता है, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा। और मन में बोलता है, मेरे पास Xbox 8 एपिफनी पॉइंट है और इसके साथ मैं इसे आसानी के साथ समझ सकता हूँ। फिर वो अपने सिस्टम को कहकर एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वो उस स्टोन टैबलेट को समझ पा रहा था। वैंग टैंग ये देखकर हैरानी के साथ मन में बोलता है, इस बायमो का कॉन्स्टिट्यूशन तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बायमो एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करना जारी रखता है और उसे पता चलता है कि उस स्टोन टैबलेट पर किंग बॉडी को ओपन करने का एक मेथड लिखा हुआ है। पास एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करने के बाद बायमो उस स्टोन टैबलेट को पूरी तरीके से समझ लेता है और इस चीज को देखकर वैंग टैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बायमो के पीछे एक बीस्ट के स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये तो किलिंग किंग बॉडी है। इधर बायमो खुश होकर हंसते हुए बोलता है, मैंने एक एपिफनी पॉइंट को हासिल किया और सक्सेसफुली किलिंग किंग बॉडी को भी अवेकन कर लिया। पीछे से बाकी के लोग बोलता है, हमें उम्मीद नहीं था कि सीनियर ब्रदर बायमो के एप्टीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पहले सब लोग उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि जोकर तो हम लोग ही हैं। बायमो के क्वालिफिकेशन जरूर से शेंगजुआन सेट के अंदर टॉप 3 के अंदर है। हमें बायमो को दिखाया जाता है जो कि उस ब्रिज से उस पर चला जाता है और जाकर उस बोन को हासिल कर लेता है और यही होता है किलिंग डिवाइन ब्रीज। इसी के मदद से सबसे स्ट्रॉन्ग किलिंग डिवाइन ब्रीज रियलम को बनाया जा सकता है। हमें शेंगजुआन सेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एल्डा शान परेशान होते हुए बोलता है, बहुत जल्द सीक्रेट रियलम का दरवाजा बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है। जिस पर चैन मैनर बोलती है, अब तक तो बायमो मेरे ब्रदर चैन जुआनबा के हाथों मारा जा चुका है, इसीलिए तुम लोगों को किसी के बाहर ना आने के लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। झांग हंसते हुए बोलता है, बायमो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो जरूर से आखिर तक सरवाइव करेगा। फैटी भी बोलता है, हाँ बिल्कुल, बायमो हमारे शेंगजुआन सेट का टॉप जीनियस है, चैन जुआनबा उसके आगे सिर्फ एक कचरे का ढेर है। तभी केओस होलीलैंड का एल्डर आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफो, तुम लोगों को केओस होलीलैंड के जीनियसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बायमो उतना भी ज्यादा लकी नहीं था, चैन जुआनबा से मिलना उसके जीवन का अंत था। ये उनकी संदेह के साथ बोलती है, क्या बायमो जिंदा बाहर आ पाएगा। चैन मैनर बोलती है, शेंगजुआन सेट के जीनियस क्या मजाक है, एक बर्बाद हो रहे सेट के कंपेयर तुम हमारे सेट के जीनियस के साथ कैसे कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा सीनियर ब्रदर चैन जुआनबा
बायमो के बॉडी को बाहर लेकर आए। मैं तुम सभी के सामने उसके बॉडी को पीसेस में काटना चाहती हूँ। एल्डरशिप बोलता है, छोटी बच्ची तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, अच्छा होगा कि तुम अपने गटर जैसे मुंह को बंद रखो। चैन मिनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है, आखिरकार आप ये किस तरह के बकवास कर रहे हैं? आप लोग बेकार में ही इतना ज्यादा जिद्दी हो रहे हैं क्योंकि बायमो के लिए जिंदा रहना नामुमकिन है, वो मर चुका है। और तभी पीछे से बायमो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि बायमो उसके टीम के साथ सीक्रेट रियलम से बाहर आ चुका है। बायमो को सही सलामत वापस आते हुए देखकर झांग और फैटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एल्डरशी भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, बायमो वैंगटैंग मेरे डिसाइबल, आखिरकार तुम दोनों बाहर आ ही गए। चैन मिनर हैरानी के साथ बोलती है, बायमो आखिरकार तुम बाहर कैसे आए? केओस होली लैंड का एल्डर बोलता है, आखिरकार चैन जुआनबा कहाँ पर हैं? बायमो बताता है वो मर चुका है, जिसे सुनते ही केओस होली लैंड के एल्डर को एक जोरदार झटका लगता है। चैन मिनर भी हैरान होते हुए बोलती हैं, सीनियर ब्रदर चैन जुआनबा की मौत कैसे हुई? मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। बायमो बोलता है, तुम्हारे यकीन करने से या ना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, और वो मेरे ही हाथों मारा गया, एक दर्दनाक मौत। ये सुनते ही चैन मिनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसका मास्टर बोलता है, चैन मिनर तुम पीछे हटो। और फिर बायमो को बोलता है, बायमो मैं तुमसे सच पूछना चाहता हूँ, क्या सच में तुमने चैन जुआनबा को मार डाला? बायमो हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। इतना सुनते ही केओस होली लैंड का एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, अब मैं तुम्हें यहीं पर चांद से मार डालूंगा। अजूरे और इमोर्टल होली लैंड का एल्डर भी अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, तुमने हमारे सेट के डिसेबलों को भी मार डाला, हम भी तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। तभी एल्डरशी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये एल्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है? एल्डर शान और शुई भी अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, अगर तुम लोग हार एफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर तुम लोग खेलने के लिए आते ही क्यों हो? बच्चों के बीच में तुम बड़ों के इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? शेंगजुआन सेट इसके लिए अपने अंत तक लड़ेगा। केओस होली लैंड का एल्डर बोलता है, उस लिटिल बीस्ट को किसी भी तरह अभी के अभी जान से मार डालो, वरना भविष्य में वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ये बोलते हुए वो तीनों ही बायमो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और केओस होली लैंड का एल्डर एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए पक्षीराज और एल्डर शान और शुई को उसके अंदर कैद कर देता है। वो दोनों बोलता है, केओस क्लॉक नहीं, ये तो केओस बेल है, उसका डुप्लीकेट। हालांकि ये एक डुप्लीकेट है, लेकिन फिर भी इससे आजाद होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। केओस होली लैंड का एल्डर बोलता है, बायमो मैं तुम्हें एरोगेंट होने के लिए ब्लेम करता हूँ, एक जीनियस जो बर्बाद हो रहे होली लैंड से आया है और तीनों होली लैंड के डिसेबलों को मारने का हिम्मत किया है, इसके लिए तुम्हें सजाए मौत मिलेगा। बायमो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, धत्तरी की ये तीनों ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं अभी भी उनका सामना करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी एल्डरशी बायमो के सामने आकर बोलता है, मेरे ही सामने मेरे डिसेबल को मारने का बात कर रहे हो, आखिरकार तुम लोगों के पास इतना साहस कहाँ से आया? ये बोलकर वो तुरंत ही अपने सामने एक बहुत बड़े शील्ड को बनाता है, जिसके वजह से उनका अटैक बायमो को हिट नहीं कर पाता है। इमोर्टल होली लैंड का एल्डर बोलता है, एल्डरशी तुम अकेले ही हम तीनों का सामना करना चाहते हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? अजूरे ड्रैगन होली लैंड का एल्डर बोलता है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और एल्डरशी को यहीं पर जान से मार डालो। पक्षीराज दोनों एल्डर साथ में बायमो भी एल्डरशी को इस चीज के लिए केयरफुल होने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एल्डरशी अपने पूरे ताकत को रिलीज करते हुए उन तीनों एल्डरों के अटैक को ब्लॉक करता है और साथ में उन तीनों के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे देखकर वो तीनों एल्डर ही हैरान हो जाता है और एल्डरशी के अटैक लगने के वजह से वो तीनों खिसकता हुआ पीछे चला जाता है। इमोर्टल होली लैंड का एल्डर बोलता है, तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो? इन सालों में तो तुमने इमोर्टल बॉडी को बनाने में ही बिता दिया, जो कि बेकार है। एल्डरशी बोलता है,
तुम तीनों ओल्ड डॉग, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह एक्ट करने की? बचपन में मैंने तुम लोगों को कैसे पीटा था, शायद से तुम लोग ये बात भूल चुके हो। आज मैं तुम्हें यही पर चांद से मार डालूंगा। ये बोलते हुए एल्डर शी इमॉर्टल होलीलैंड के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करते हुए बोलता है इसे मेरे लिए रोको। लेकिन एल्डर शी के अटैक के वजह से उसका शील्ड टूट जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर बाकी के दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से भागने लगता है। एल्डर शी उन दोनों को भी मारने के लिए उन दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी केओस होलीलैंड का एल्डर केओस बिल को वापस बुलाकर एल्डर शी के अटैक को ब्लॉक करता है और अजूरे ड्रैगन होलीलैंड का एल्डर बोलता है किस्मत से हमारे पास ये केओस बेल है। एल्डर शी मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा डरावने हो सकते हो। ऐसा लगता है कि इन सालों में तुम्हें सबने अंडर एस्टिमेट किया। केओस होलीलैंड का एल्डर बोलता है एल्डर शी मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने सालों तक अपनी ताकत को छुपा कर रखोगे। एल्डर शी बोलता है तुम दोनों भागने के बजाय अभी भी यहाँ पर रुककर बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। इतना सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाता है, जिस बात से एल्डर शान और सुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एल्डर शी के ताकत को देखकर हैरान भी होता है। बायमो बोलता है मास्टर अचानक इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उन्होंने अकेले तीनों एल्डर को हरा दिया, जिसके वजह से डर कर वो यहाँ से भाग गया। शायद से यहाँ पर इमॉर्टल होलीलैंड का एल्डर अब तक मरा नहीं। खैर इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। पक्षीरस एल्डर शी के पास आकर उनके हाल चाल को पूछता है तो एल्डर शी बताता है मैं ठीक हूँ, चलो सबसे पहले वापस चलते हैं। जिसके बाद वो लोग सेट के लिए निकल जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद एल्डर शी उन दोनों को बोलता है बायमो वैंगटैंग तुम दोनों ने सीक्रेट रियलम से काफी कुछ हासिल किया है, इसीलिए तुम दोनों कुछ दिनों तक बाहर कहीं पे भी मत जाना। तभी अचानक से एल्डर शी खून के उल्टियाँ करते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। बायमो घबराते हुए पक्षीराज से पूछता है अंकल आखिरकार मास्टर के साथ अचानक क्या हुआ? पक्षीराज बताता है इतने सालों के बाद ओल्ड मास्टर ने अचानक से इतने सारे एनर्जी को इस्तेमाल किया। अभी अभी उन्होंने तीनों होलीलैंड के एल्डरों का सामना किया। एग्जॉस्टेंस इतना ज्यादा है कि लैम्प पूरी तरीके से सूख चुका है, उनका लाइफ एसेंस भी एग्जॉस्ट हो चुका है। बायमो बोलता है मास्टर ने ये सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पक्षीराज बोलता है मैं ओल्ड मास्टर के लिए थोड़ा टेंशन में तो था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि हालात इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा। बायमो पूछता है आखिरकार मैं मास्टर को कैसे बचा सकता हूँ? जिस पर पक्षीराज बताता है इमॉर्टल बॉडी को ब्रेक थ्रू करो या फिर लेजेंडरी प्यारलेस ग्रास नियांकाओ को ढूंढो। ओल्ड मास्टर को बचाने का यही सिर्फ दो तरीका है, लेकिन ये दोनों काम ही लगभग नामुमकिन है। ओल्ड मास्टर ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। मुझे जल्द से जल्द ओल्ड मास्टर को हील करने के लिए ले जाना होगा। बायमो तुरंत ही एल्डर शी को पक्षीराज के ऊपर चढ़ा देता है और जाते हुए पक्षीराज बोलता है अभी के लिए तुम दोनों का बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बेहतर होगा कि यही प्रैक्टिस करो। उनके जाने के बाद वहाँ पर 3 बंदा आता है और उनमें से एक बंदा पूछता है आखिर यहाँ पर बायमो कौन है? बायमो बोलता है मैं हूँ, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है? ये सुनकर एक दूसरा बंदा गुस्से से बायमो को बोलता है क्या तुम अंधे हो? तुम ट्रू डिसेबल लानफैंग को भी नहीं जानते? इतना सुनते ही बायमो उस बंदे को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है अगर तुमने फिर से अपने मुंह से इस तरह के गंदी बात की तो फिर मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा। लानफैंग बोलता है क्या तुम मेरे लोगों से फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने इससे पहले इतना लापरवाह रूकी डिसेबल को नहीं देखा। बायमो बोलता है तुम एक फाट हो। इतना सुनते ही लानफैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका साथ ही बोलता है ब्रदर लान ये बच्चा तो बहुत ही एरोगेंट है, यहाँ तक कि आप जो डिवाइन ब्रिज के पीक पर है आपको भी इसने इग्नोर किया, ये बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। बायमो बोलता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए वक्त नहीं है। लानफैंग बोलता है आखिरकार कौन तुमसे बात करना चाहता है? मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम ही वो थे
जिसने मेरे भाई लान रैन को मार डाला। बायमो बोलता है अच्छा तो तुम उस लान रैन का बड़े भाई हो, वो एक नंबर का कमीना था और तुम भी बिल्कुल वैसा ही हो। लान फेंग गुस्से से बोलता है था से तुम्हारा क्या मतलब, तो तुम ये एडमिट करते हो कि तुम ही ने मेरे भाई को मारा। बायमो बोलता है मैं एक बहुत ही इज्जतदार इंसान हूँ और मैंने उस कमीने लान रैन को बिल्कुल भी नहीं मारा। इतना सुनते ही वांग टैंग को एक जोरदार झटका लगता है। लान फेंग गुस्से से बोलता है अगर तुम नहीं तो फिर किसने मेरे भाई को मारा। बायमो बोलता है आखिरकार मुझे ये कैसे पता होगा, वहाँ पर तीनों होलीलैंड के इतने सारे जीनियस मौजूद थे, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि लान रैन मारा गया। वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं इस बात की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अगर पता चला कि तुमने मुझे झूठ कहा तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके जाने के बाद वांग टैंग बायमो को बोलता है बायमो तुमने ये सच में एडमिट कर लिया कि तुम कायर हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर बायमो बोलता है शेंगजुआन सेट के नियमों के हिसाब से एक ही सेट का डिसेबल एक दूसरे को नहीं मार सकता, मैं बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो फिर मैं ये क्यों मानूं। ये बात सुनने के बाद वांग टैंग और आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें बायमो को एक कमरे के अंदर कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है और वहाँ पर पक्षीराज भी था, जिसको बायमो बोलता है मुझे कानून से प्रोटेक्ट करने के लिए आज मैं आपको परेशान करूंगा, क्योंकि किसी भी तरह मैं आज डिवाइन ब्रिज रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। पक्षीराज बोलता है ओल्ड मास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी मेरा ही होता है, तुम बेफिक्र होकर अपना ब्रेक थ्रू करना कंटिन्यू करो। बायमो शुक्रिया कहकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और इधर वांग टैंग को दिखाया जाता है और वो भी डिवाइन ब्रिज रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों ही ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिसके वजह से उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि फाइनली वांग टैंग डिवाइन ब्रिज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर गया है। वो खुश होते हुए वहाँ से उठकर बोलता है मुझे बायमो को ढूंढकर उसको मेरे डिवाइन ब्रिज रियलम के ताकत को दिखाना होगा। हमें बायमो को दिखाया जाता है जिसने कि अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और पक्षीराज को उसके लिए बहुत चिंता भी हो रहा होता है। तभी वो एक जोरदार चीख मारता है। इस दौरान वांग टैंग भी उसके दरवाजे के सामने आकर दरवाजे को खोलने ही वाला था कि उस घर के अंदर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से वांग टैंग उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। पक्षीराज बोलता है क्या ये डिवाइन ब्रिज रियलम का ब्रेक थ्रू है, ये मोमेंटम तो इतना बड़ा है कि जिन लोगों को नहीं पता है वो सोचेंगे कि किसी कल्टीवेटर ने डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। तभी वांग टैंग हैरानी के साथ बोलता है बायमो ने भी डिवाइन ब्रिज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। हमें बायमो के पीछे एक किलिंग बीस्ट के स्पिरिचुअल फॉर्म को दिखाया जाता है, जिसे देखकर पक्षीराज हैरानी के साथ बोलता है किलिंग विजन, इसका साइन तो बहुत कलरफुल है, इस तरह के कलरफुल साइन के साथ कोई भी कल्टीवेटर एक यूनिक लेवल को हासिल कर सकता है। बायमो ने इसे हासिल किया। बायमो बोलता है किलिंग डिवाइन ब्रिज रियलम तो सच में चमत्कारी है, इसने मेरे किलिंग किंग बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और तभी वहाँ पर पहले बार की तरह एक और धमाका होता है, जिसे देखकर वांग टैंग हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार ये क्या है, बायमो ने फिर से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। पक्षीराज भी हैरानी के साथ बोलता है किलिंग स्काईरोर, बायमो क्या ये लेजेंडरी किलिंग डिवाइन बॉडी है। बायमो बोलता है हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि मैं किलिंग सीक्रेट रियलम पर किलिंग बॉडी को ओपन करूं, इस बार किलिंग डिवाइन ब्रिज रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के मदद से किलिंग किंग बॉडी को किलिंग डिवाइन बॉडी में प्रमोट कर लिया। ये सुनते ही वांग टैंग बहुत ही ज्यादा चल जाता है, जिसके वजह से बायमो को एक एफिनी पॉइंट मिलता है। पक्षीराज भी हैरानी के साथ बोलता है डिवाइन बॉडी और फिर खुश होते हुए बोलता है मेरे शेंगजुआन सेट के फॉल डाउन के बाद से कभी किसी भी डिसेबल को डिवाइन बॉडी नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ बाकी तीनों होलीलैंड को भर भर के डिवाइन बॉडी मिला। बहुत बढ़िया, आज तुमने ओल्ड मास्टर का इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। आज आखिरकार शेंगजुआन सेट ने वो एग्जिस्टेंस को हासिल किया है जो बाकी के तीनों होलीलैंड के जीनियस के साथ कम्पीट कर सकता है। हमें होली लॉर्ड को दिखाया जाता है और उन्हें भी पता चल जाता
है कि पाइमो ने डिवाइन बॉडी को हासिल किया है और किलिंग डिवाइन ब्रीज रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो खुश होते हुए बोलता है, सच में ये पाइमो तो मेरे सेठ का होली सन होने के काबिल है। तभी हमें वहाँ पर एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि होली लॉर्ड को बोलता है, क्योंकि होली सन इतना ज्यादा एक्सीलेंट है तो क्या आपको होली सन के आइडेंटिटी को छुपाने की और जरूरत है? इस मौके का फायदा उठाकर आप इस बारे में पूरे दुनिया को क्यों नहीं बता देते? होली लॉर्ड बोलता है, अभी सही वक्त नहीं आया। सही वक्त आने पर मैं तीनों होलीलैंड को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगा। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। हो सके तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।